बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से ऐसे वाक़यात सुनते हैं जिनको देखकर और सुनकर अफसोस भी होता है और शर्मिंदगी भी होती है कि कैसे कैसे लोग हमारे माशरे में रिहाइश पजीर हैं। बहुत से ऐसे ही वाक़यात हम वक़्त के साथ साथ आपसे शेयर भी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में जो एक सच्चा वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, सुनकर आप भी पनाह मांगेंगे। जो एक बाप और बेटी के दरमियान नाजायज़ तल्लुकात का वाक़या है। ये वाक़या क्या है और कैसे पेश आया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या उस शख्स ने हमारे साथ शेयर किया जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो शख्स इस वाक़या को बहुत करीब से जानता है, वो कहता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था और मैं घर का लाडला और अमीर शख्स था जो किसी भी शख्स से सीधी तरह बात करना भी मुनासिब ना समझता था। यूनिवर्सिटी में फारिग वक्त में पार्क में या कैंटीन में बैठकर दोस्तों के साथ हंसी मजाक रोज़ का मामूल था। हमारे साथ बहुत सी लड़कियां भी पढ़ती थीं जिन्हें मैं जानता था। एक दिन हम काफ़ी दोस्त इकट्ठे होकर कैंटीन पर बैठे थे कि एक लड़की भी हमारे पास आकर बैठ गई जो बज़ाहिर एक गरीब घर से तल्लुक़ रखती थी। मैं उसे नहीं जानता था, इसलिए मैंने उससे कोई भी बात करना मुनासिब ना समझा। हमारे साथ जो लड़कियां पढ़ती थीं वो उनके साथ रोज़ाना आ जाती और हमारे पास खामोशी से बैठी रहती। मैंने बहुत दफ़ा महसूस किया कि जितना वक्त भी वो हमारे पास बैठती है वो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखती रहती है, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर कर देता और दोस्तों के साथ ही हंसी मजाक करता रहता। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये लड़की कौन है जो मेरी तरफ देखती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में नई आई है और क्लासरूम में अकेली उदास बैठी रहती थी। हमने सोचा चलो पास बिठा लेंगे। पता नहीं वो क्यों उदास रहती थी, मैं ये तो ना जान सका, लेकिन मैं जब भी उसकी तरफ देखता तो वो मेरी ही तरफ देखती रहती और आंखों ही आंखों से हजारों सवाल करती। मेरे दोस्तों से उसने बहुत दफ़ा कहा था कि अपने दोस्त को कहो चंद मिनट मुझसे अकेले में बात कर ले, दोबारा मैं उसके सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तब मैं अपने ख्यालों और ख्वाबों में गुम रहता था और हर दफ़ा मना कर देता। कुछ महीनों बाद हमारी यूनिवर्सिटी में डिग्री मुकम्मल हो गई और हम सब अपने अपने घरों को वापस लौट आए। उसने मुझे आते वक्त भी चंद बातें करने की गुजारिश की, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके वापस चला आया। हमको यूनिवर्सिटी से घर आए तकरीबन 2 साल बीत चुके थे कि अचानक मुझे उस लड़की की याद आई और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसे मुझसे कौन सी बात करनी थी जो वो ना कर पाई और मैं उसकी बात को क्यों न सुन पाया। एक दिन मेरा उससे मिलने और उसको देखने का दिल चाहा तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मुलाकात की और उस लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो तो 1 साल से इस दुनिया फानी से रुखसत कर गई है। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर बात क्या थी जो वो उदास रहती थी और उदास ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने उसके घर जाने का इरादा किया। दोस्तों को साथ लेकर मैं उनके घर चला गया। जब हम उसके घर पहुंचे तो पता चला कि वो यहाँ पर अकेली रहती थी। मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे एक डायरी मिली जो उसने खुद लिखी हुई थी और जो भी मेरे जहन में सवाल थे मुझे उस डायरी में उनके जवाब मिल गए। उसमें लिखा था कि मेरा नाम शाजिया है। मैं जब 2 साल की थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के कुछ अर्सा बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और अम्मी ने जिस शख्स से शादी की वो पहले से ही शादीशुदा था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता था और मैं उन्हें अंकल कहती थी। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में वो शख्स आ गया जिससे मैं मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हमारी मोहब्बत का हमारे घरों में मालूम हो चुका था और घर वालों ने हमारी मंगनी कर दी
بلاخر وہ وقت آ گیا جب آج سے 2 ماہ بعد ہماری شادی تھی۔ میں اس بات کو لے کر بہت خوش تھی کہ 2 ماہ بعد ہماری شادی ہے، لیکن شادی سے 15 دن پہلے امی کا انتقال ہو گیا اور اس واقعے نے مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے زندگی میں جینے کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی تھی۔ میرے لیے بس اب میری محبت ہی تھی جس کے سہارے میں باقی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ میں ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایک دن میں نے انکل کو کال کی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے کچھ میڈیسن دے جائیں۔ وہ میڈیسن دینے کے بہانے گھر آئے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور میں گھر پر اکیلی لاچار پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے میڈیسن کیا دینی تھی؟ مجھے گھر پر اکیلا پا کر انہوں نے میری عزت خراب کر دی۔ اس بے شرم کو اتنا بھی حیا نہ آیا کہ یہ ایک یتیم و مسکین بچی ہے، میں کیسے اس کی زندگی تباہ کر سکتا ہوں۔ خیر وہ تو چلا گیا، تو میں اپنی محبت کو یہ سب بتانے کا سوچا کیونکہ تب وہی میرا سہارا رہ چکا تھا۔ اسے میں نے گھر پر بلایا اور بات بتانا چاہی تو وہ کوئی بھی بات سنے بغیر ہی میری حالت دیکھ کر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور جو آخری الفاظ اس نے لکھے تھے وہ مجھے آج تک یاد ہیں اور وہ الفاظ مجھے آج بھی بڑے تڑپاتے ہیں۔ آخر میں وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور اس لیے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اسے سہارا نہ دیا تو اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم سہارا بن کر ان کو ایک نئی زندگی جینے کا موقع دے سکتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو کسی کا سہارا بننے میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔